प्रणाम जी, सभी को राम राम। इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक बड़ा गरमाया हुआ मुद्दा है वो है स्टेट लैंड का मुद्दा। यानी कि जहाँ जहाँ पर भी ज़मीनें स्टेट लैंड की हड़पी गई हैं या कोई घास चराई की ज़मीन है उसे हड़पा गया है, उसके ऊपर सरकार जो है बुलडोज़र चला रही है। अब इसके अंदर दो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। एक तो जो बड़े बिजनेसमैन हैं या कुछ लैंड ग्रैबर्स हैं, उनके द्वारा ज़मीनें हड़पी गई, और या फिर कोई गरीब आदमी ने किसी को किसी की सरकार के समय ज़मीन दे दी गई और आज वो वहाँ पर बैठा है, अपना मकान बनाकर बैठा हुआ है, बिजली का कनेक्शन उनके पास है, पानी का कनेक्शन उनके पास है और 5 से 10 मरले ज़मीन है। क्या उनसे भी सरकार जो है बुलडोज़र चलाकर ज़मीनें लेगी? यही मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है। और इस समय मेरे साथ बड़े ही सीनियर नेता और फॉर्मर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे। हालांकि इनकी तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है और बड़ा ही ज़बरदस्त इनका स्टेटमेंट आया कि जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं जिन्होंने करोड़ों की ज़मीनें हथियाई हैं, उनसे वापस लेना चाहिए। सरकार का इन्होंने वेलकम किया है, लेकिन गरीब लोगों को तंग ना किया जाए। आज़ाद साहब, आपने इस मुद्दे पर ऑलरेडी अपनी बात रखी है। अभी तक सरकार द्वारा कुछ ब्लैक एंड वाइट में नहीं दिया गया कि क्या गरीबों को तंग किया जाएगा या उनके साथ छेड़छाड़ तो नहीं होगी जो ज़मीन पे बैठे हुए हैं और उनके पास मालिकाना हक नहीं है। क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट भी की है? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस तमाम चीज़ को एक गलत तरीके से पेश किया जा रहा। 3-4 किस्म की ज़मीन इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले में घास चराई। घास चराई भी 2 किस्म की है। एक तो हमारी स्टेट में पीर पंचाल से लेकर, उधमपुर से लेकर, कठवा से लेकर, जम्मू तो शहर है, और चिनाब वैली तक जितने पहाड़ हैं, 8,000 की बुलंदी पे, 9,000 की, 10,000 की बुलंदी पे, और कश्मीर वैली के श्रीनगर को छोड़कर जम्मू की तरह बाकी 9 डिस्ट्रिक्टों में पहाड़ों में पहाड़ हैं। ये जितने भी पहाड़ हैं, नंगे पहाड़ जो आपको हेलीकॉप्टर से दिखेंगे, ये महाराजा के ज़माने में, अलग अलग महाराजा के ज़माने में घास चराई के लिए दिए गए। वहाँ को खेती करने के लिए नहीं दिए, घास चराई के लिए दिए, और उसमें बांट के दिया। नहीं तो सब सर तोड़ेंगे, इतना तुम्हारा, इतना तुम, इतने एरिया में तुम चढ़ाओ। ये कई लाख एकड़ ज़मीन है, कई हज़ार किलोमीटरों में ज़मीन है। तो इसको हम ग्रैब नहीं कहेंगे। आज ये कहते हैं ग्रैब की। अरे वो महाराजा ने भैंसें, गाय पुराने ज़माने में तो 95% हिंदू हों, मुसलमान हों, उन इलाकों में, पहाड़ों में रहने वाले, गुज्जर हों, कश्मीरी हों, वो गाय भी चराते थे, भैंस भी चराते थे, बकरियां भी चराते थे। अब तब से वो उनके बेटा हुआ उसके नाम, उसका बेटा हुआ उसके नाम, उसके बेटे हुए, तो ऐसी लाखों कनाल ज़मीन है जो उनके नाम पे है। उसको ग्रैब करना गलत बात है, क्योंकि वो आज हुकूमत है, उस वक्त भी महाराजे की हुकूमत थी, उसने दे दी, किसी ने आज तक ली नहीं उसको। लेकिन है वो सरकारी ज़मीन, लेकिन उनको घास चराने के लिए दी है। अब उसमें ये सच है कि 90% लोग अब वो काम नहीं करते हैं, घास चराने का 10% है। 90% लोगों के नाम पे वो चल रही है, लेकिन है सरकार की, कोई कब्जा नहीं है, न किसी का घर है वहाँ, न किसी की खेती है, न कोई 30, 40, 50 साल से गया है, तो उसको कहेंगे ग्रैब आपने की। तो ये ग्रैब नहीं है। एक तो वो ज़मीन है, वो सरकार की किसी काम की नहीं, न 9,000 पे, और इसमें 99.9% में कोई सड़क नहीं है, पैदल जाना पड़ता। तो वो है ही सरकार की, उस पर कोई शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, जब चाहो जब ले लो। और जो अभी भी घास चराता है उसको चरने दो, जो नहीं चराता है तो आप अपने कब्जे में ले लो। एक तो वो ज़मीन है। फिर आ गई शहरों की ज़मीन, कस्बों की ज़मीन। यहाँ भी घास चराई थी, वो कश्मीर हो, वो जम्मू हो, कोई भी हो, कठवा हो, डिस्ट्रिक्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट, हर आबादी के पास भी जो ऊपर जिनके 1 जानवर होते थे, 2 जानवर होते, गाय, यहाँ जम्मू भी आप देखेंगे गाय कितनी सिटी चौक में फिरती रहती हैं,
आगे बैठते हैं, तो यहाँ भी बहुत सारी घास चराई थी। उस पे अलबत्ता वो महाराजा ने नहीं दी थी, हाँ महाराजा ने दी थी घास चराई के लिए, उस पे कब्जा हुआ। कब्जा दो किस्म का हुआ, एक तो आबादी। आबादी 47 में हमारी आबादी 72 लाख थी, नहीं 32 लाख थी, आज 150 लाख। तो आबादी 5 गुना बढ़ गई है, तो वो कहाँ जड़ेगी? घर के ऊपर तो नहीं जाएगी, जो जगह खाली है उसी पे बैठेगी। वो घास चराई की हो, वो जंगलात की हो, और या वो दूसरा खालसा सरकार की हो, अलग अलग ज़मीनें थे, उस पे बनाएंगे। उसको रेगुलराइज करते रहते हैं। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, मैंने परसों टेलीविज़न में बताया, हर साल बम्बई और दिल्ली में, ये सबसे बड़ी शहर है और सबसे बड़ी कीमती ज़मीन यही है, कई लाख कनाल सरकार पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलराइज करती है। यो हम बनाते हैं ना अनऑथराइज कॉलोनीज, जो झुग्गी झोंपड़ी को अथराइज करती है। वो झुग्गी झोंपड़ी किस पर बनती है? वो सब सरकारी ज़मीन है, और दिल्ली में और मुंबई में। तो जब खुद सरकार, केंद्रीय सरकार, वो कांग्रेस की हो, अटल जी की हो, मोदी जी की हो, हर सरकार हर साल या 2 साल के बाद दिल्ली और बम्बई की ये लाखों ज़मीन रेगुलराइज करते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में कौन सा नया खुदा है? भगवान है। यहाँ भी तो आबादी बढ़ी है। हाँ, तो एक तो आबादी की बड़ी, जैसे पूरे हिंदुस्तान में ज़मीन जितनी बढ़ती है तो वो आगे आगे कब्जा करते हैं, फिर ये सरकार का काम होता है उसको रेगुलराइज करे। लोगों को फेंकेंगे तो नहीं, हमारे ही लोग हैं, उनके ही बच्चे हैं, हिंदू है, मुसलमान है, हमारी स्टेट के हैं ना, कोई बाहर का, कोई बांग्लादेश का तो नहीं आया है, पाकिस्तान का तो नहीं आया, हमारे लोग हैं। इसको रेगुलाइज किया, जो कि किया गया है। रेगुलाइज का मतलब क्या होता है? रेगुलाइज करने का, एक तो आप रिटर्न में रेगुलाइज करें, दूसरा रेगुलाइज है आपने सड़क दी, बिजली दी, पानी दिया, स्कूल अस्पताल, तो रेगुलाइज हो गया। क्योंकि अब जब आपने उस पर खर्चा किया, तो अगर नहीं किया है तो आपने नहीं देना था, ये रेगुलाइज नहीं है। तो या तो आपने कानून बिल ला के पास कर दिया कि ये रेगुलाइज, या आपने ये तमाम सुविधा दी। बिल तो आपने लाया नहीं, परमिशन आपने दी, आपने तमाम चीज़ें दी, तो अब तो रेगुलाइज अल्टीमेटली। उस वक़्त की जो सरकार थी गलत थी या ठीक थी? हर सरकार जो फैसला करती है, दूसरी सरकार उसको थोड़ी कहेगी तू गलत ले गए तो मैं अब इसको बदलूंगा। आज सरकार ये आएगी, अब यहाँ कुछ को महाराजा के वक़्त में मिली है, कुछ को 47 के वक़्त में लैंड टू द टिलर मिली है, किसी को 51 में मिली है, किसी को 54 में मिली है, किसी को फारूक साहब ने एक बिल लाया, मुफ्ती साहब ने बिल आज लाया, आज की गवर्नमेंट कहते हैं ये गलत है, कल दूसरी गवर्नमेंट आएगी कि ये भी गलत है। जब आप 20 गवर्नमेंटों को कहे गलत है, तो तुम्हारी गवर्नमेंट कैसे ठीक होगी भाई? तुम्हारी को भी तो कल कोई कहेगा गलत है। और जब हिंदुस्तान में सब आप उसको रेगुलराइज करते हो, तो ये क्यों नहीं करते हो? एक तो ये ज़मीन है। फिर तीसरी चीज लोग भूल जाते हैं, जो कि आप जम्मू के लोग समझते हैं। 89 से लेकर और 95, 96, 7 साल भयंकर था हमारी स्टेट के लिए। आतंकवाद दुनिया में अगर कहीं है तो उसका बाप था। कश्मीर में था, चिनाब वैली में था, और पीर पंजाल में, मुस्लिम इलाकों में था। क्यों मुस्लिम इलाकों में था? कुछ लोकल लोग भी इन्वॉल्व थे मुस्लिम इलाकों के, कुछ बाहर वालों को शरण भी मिलती थी। तो उन इलाकों से, इन कश्मीर से भी और चिनाब वैली से भी और यहाँ से भी, पीर पंजाल से हिंदू और मुसलमान दोनों भाग के आ गए। कहाँ भाग के आए? जम्मू। क्योंकि जम्मू सेफ था।
ये मैं नहीं कहता कि जम्मू बिल्कुल आतंकवाद नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कोई अंदर किसी के घर में किसको शर्म नहीं थी, या यहाँ वाला कोई उसमें मिलिटेंट नहीं था। यहाँ रघुनाथ मंदिर के उन्होंने हमला किया, उस पर हमला किया, आर्मी का हमला करके भागे। लेकिन यहाँ तो परमानेंट मिलिटेंट नहीं था ना, किसी के घर में छुपा और क्या, या उधमपुर या कठवा में कितने हमले हुए आतंकवादियों पापरव शहर में आके हमला करके चले गए या मारे गए। तो जम्मू उस वक़्त सेफ हेवन था। तो अगर उस वक़्त कश्मीर का कोई आया, चिनाब वैली का आया, हिंदू आया, मुसलमान आया, चिनाब वैली और पीर पंजाल के हिंदू ज़्यादा आए हैं, शायद एक जगह नहीं बैठे, अलग अलग जगह बैठे, मुझको मालूम है कहाँ बैठे। तो उन्होंने कब्जा नहीं किया, ज़मीन खरीदी। अब जो बेचने वाला है उसने कहा चराई बेच दी, जो उसके कब्जे में थी। उसने फारस की ज़मीन बेच दी। मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी, मैंने बहुत हज़ारों कागज़ देखे जिन्होंने खरीदी। हाँ, उसमें गलत है, उसमें लिखा है कहीं फारस कहीं सरकारी, वो देखा नहीं उस वक्त, तो उनको जान बचानी थी। तो ये वो लोग हैं जो प्रो इंडियन हिंदुस्तानी लोग हैं। बजाय कि मिलिटेंट के साथ मिलिटेंट हो जाते, उनको घरों में जगह देते, अपने बच्चे भी मिलिटेंटों के साथ भेज देते, वो इन्होंने नहीं किया। ये उनसे मिलिटेंटों से भाग के यहाँ आ गए। कई ने वहाँ ज़मीन जायदाद बेच के ही दोनों हिंदू मुसलमानों अपना घर बना लिए। अब ये बसे हैं 30-30 साल से, 35 साल से। अब यहाँ क्या खाएंगे? घर तो बनाया। तो अब किसकी दुकान है 1 मरले की, 1.5 मरले की, 2 मरले की? रोटी भी तो खानी है। सरकार सेंटर की हो, यहाँ की एक पार्टी की हो, दूसरी पार्टी की, नौकरी तो दे नहीं पाएगी। तो अगर वो दुकान अपनी कोई टी स्टॉल चलाता है, कोई किराने की चलाता है, आध 1 या 2 या 3 या 4 मरले में, तो वो तो उसका रोजगार है ना। हम सरकार पर तो बोझ नहीं है ना, उसको खुश होना चाहिए अपनी दुकान चलाता, सरकार पर बोझ नहीं। तो आप कहो कि घर भी हटा दो, वो दुकान भी हटा दो, तो आप लोग बसा रहे हैं फिर के लोगों को बेघर कर रहे हैं। सरकार की जो भी पॉलिसी है, इस सरकार मोदी साहब की भी वही पॉलिसी है। हर साल क्या पॉलिसी है? घर दे दो, लाखों घर देते हैं। तो एक तरफ से आप घर दे दो, दूसरी तरफ से घर ले लो, तो ये कैसी पॉलिसी? डबल गलत पॉलिसी है ना। और तीसरा, इसका फायदा नहीं देखते हो, जम्मू की इकॉनमी कितनी बढ़ गई। ये जितना एक्सोडस हो गया, नुकसान उसमें है एक साइड कि भाई पानी पर दबाव पड़ा, बिजली पर पड़ा, लेकिन वहाँ भी तो पानी और बिजली देना ही पड़ती थी अपने अपनी जगह। वहाँ भी तो पहुँचानी पड़ती। यहाँ तो कम से कम सब शहर की देनी पड़ती, वहाँ तो आपको पोल भी लगाने, तार भी लगाने, वहाँ तो 10 बर्चा 15% ये सरकार का खर्चा ये बच गया है उन पहाड़ों में पहुँचा। लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखना है कि जम्मू की प्रॉस्पेरिटी उससे हो गई। माता के लिए जो भी टूरिस्ट आता है सीधे जाता है ट्रेन से, माता के दर्शन करके वहाँ से ट्रेन चढ़ के वापस जाता। तो ये आप 6 महीने गर्मियों के देखिए और 6 महीने सर्दियों के देखिए। जो कश्मीर और चिनाब वैली और पीर पंजाल के लोग यहाँ आते हैं, हिंदू मुसलमान, 10 गुना यहाँ की इकॉनमी बढ़ती है। आज मैं ये बता रहा हूँ, कल आप सिटी चौक में जाइए, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, आप उनको बताइए जून जुलाई अगस्त में आपकी बिक्री क्या है, दिसंबर जनवरी फरवरी में आपकी क्या बिक्री है, उसको चलाइए। मैंने किया है चीफ मिनिस्टर होकर। मैं भी दरबार बंद करना चाहता था, लेकिन मैंने अकल की, घर में बैठ के नहीं किया। मैं सिटी चौक और लाल चौक गया, कह हमको भिखारी बना रहे हो। तो तब मैंने मालूम किया कि यहाँ के होटल, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के किरियाना, यहाँ के बड़े दुकानदार, यहाँ की इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्रियाँ, यहाँ का टी स्टॉल, यहाँ की टैक्सियाँ, सब ये 6 महीने में चलती हैं, बाकी 6 महीने ठप होता है। तो इसका ये भी तो पॉजिटिव चीज़ है कि एक बड़ा कैपिटल इसी एक्सोडस पर ही ट्रांसफ़र हो रहा है।
बढ़ रहा। तो ये कई चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को अब चौथा हो गया कि किसी ने 20 कनाल मान ली, किसी ने 15 कनाल मान ली, किसी ने 20-50 कनाल ली, उसको ले लो। 5 कनाल वाले को भी ले लो। 1-2 कनाल तक अब जिसके किसी के, हमारे जो गांव से आए हैं उनको तो चाहिए थोड़ी सुगाड़ भी, वो चाहे थोड़ा लान भी। हाँ, वो इस माहौल के तो नहीं आए हैं ना। हाँ, तो आप उसको कहो बिल्कुल इधर से निकले तो वो बनाता नहीं है, तो उसको 15-20 मरले तक छोड़ देना चाहिए। भाई घर ही तो है ना, कोई ताजमहल तो नहीं बनाया है। और फिर हमारे किस काम, हमको वही जाना, हमको ज़मीन में क्या बनाना है? हमको बस स्टैंड बनाना है, टैक्सी स्टैंड बनाना, वो 20 इसमें मरले में तो बनना नहीं वाला है, उसमें तो 10-15 कनाल से ऊपर ही होना चाहिए। तो जो भी आपकी ज़मीन है, चाहे आपको टैक्सी स्टैंड बनाना है, बस स्टैंड बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, कॉलेज बनाना है, स्कूल बनाना है, आपको 5 कनाल मिनिमम चाहिए। तो आप पहले ये तो तय करो कि इतनी वाली से हमें स्कूल को कितनी लगती है, अस्पताल को कितना लगती, वो खाली करो ना। आज़ाद साहब, आप इतने सीनियर नेता हैं, आप चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त कई लाख लोगों को नोटिस गया है, कश्मीर में भी कई लाख, तो कई लाख घरों को नोटिस हो गया, वो कई लाख आबादी होगी। वो स्टेट की 50% आबादी होती, तो आप 50% आबादों को हम क्या उखेड़ देंगे? नहीं। 5% तकलीफ की बात की, उसमें कई राजनेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक नया वेपन लेकर आई है बुलडोज़र के तौर पर। कभी यूपी में चलाते हैं बाबा का बुलडोज़र, और कभी अब जम्मू कश्मीर में। मैडम महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ये एक नया वेपन है, जब हिंदू मुसलमान को के बीच में डिफरेंस नहीं ला पाए, गुज्जर बकरवाल का इन्होंने कोशिश की, अब ये नया वेपन लेकर आए। तो क्या उनको, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारी स्टेट हमेशा डिफरेंट है दूसरी जगहों से। यहाँ कोई यूपी जैसा नहीं है, मध्य प्रदेश जैसा नहीं बड़ा, 2 सूबे हैं कुल, और 2 सूबे एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के बगैर दूसरा नहीं रह सकता, दूसरे के बगैर पहला नहीं रह सकता। शायद जो लोग सरकार में नहीं रहे हैं, मतलब हमारे जैसे डिसीजन मेकिंग में दफ्तर में रहे हैं, तो उनको मालूम है ये, या जानकारी नहीं रखते। जब कोविड और कोविड से पहले, जब ये 2019 में 5 अगस्त को 370 खत्म हुआ, तो सब फैक्ट्रियां सारी बंद हो गई आर पार। तो कश्मीर में मैं सोचता था कि फैक्ट्रियां क्यों बंद होगी, समझ गया है वहाँ डर है, खौफ है। लेकिन हमारी कोई 13,000 के करीब फैक्ट्रियां, मैंने पार्लियामेंट में ये बोला हूँ तभी, इसलिए अभी भी याद है, हमारी कठवा सांबा में फैक्ट्रियां 13,500 करोड़। मैंने कि यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से लिया कि कितनी बंद हो गई, उनमें से 65% बंद हो गई। तो मैं हैरान हो गया, ये जम्मू कठवा सांबा में क्यों बंद हो गई भाई? तो फिर मैं आया यहाँ, आपको मालूम है मैं सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से आया था। मैं पहले कश्मीर जा रहा था, पार्लियामेंट चल रहा था, तो इसलिए हमको गिरफ्तार नहीं कर पाए। और लीडर अपोजिशन को पार्लियामेंट में बंद करना तो वो दुनिया की बड़ी न्यूज़ बन जाती थी। लोग कहते हैं आप मिले हुए थे, मिला नहीं था। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन को जो पार्लियामेंट सेशन नहीं बंद कर सकते, वो इंटरनेशनल न्यूज़ बनती। और किस चीज़ के लिए मुझे बंद करते? मैं दिल्ली में कौन सा एजिटेशन करता? हाँ, तो श्रीनगर मैं उतरा, 4 घंटे एयरपोर्ट भेजा, उसके बाद पैक किया हमको। फिर जम्मू आया, यहाँ भी पैक किया, भेजा। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा भाई मेरी स्टेट है भाई, मुझे जाने दो भाई, पार्लियामेंट ख़त्म हो गया, मैं अपने स्टेट में नहीं जा सकता और मुझे घूमने फिरने की इजाज़त दे दो।
तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 4 जगह इजाज़त दे दी, एक तो जम्मू, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला। तो मैं यहाँ भी 3 दिन बैठा। तो जब मैंने इन फैक्ट्री वालों को बुलाया कि भाई आप लोगों ने क्यों बंद की, कहा जी खुली वो हैं जिनका माल पंजाब और दूसरी स्टेटों में जाता है। हम जो 40 या 45% या 50% बंद है, हमारा 100% माल कश्मीर जाता है। तो कश्मीर वाला तो कोई सुई लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारा माल। तो अब ये एक जम्मू वाले को मालूम नहीं है आज तक कि ये फैक्ट्रियाँ क्यों बंद है। उनको ये मालूम नहीं है कि ये माल, आधी फैक्ट्रियों का माल सिर्फ कश्मीर में ही जाता, चाहे वो सीमेंट वाला हो, कोई दूसरा वाला हो, कई फैक्ट्रियाँ। तो उसका मतलब है कि हम एक से हमारी फैक्ट्रियाँ भी आधी कश्मीर की वजह से चलती हैं। मैं तो जम्मू वाला हूँ, हमारा जम्मू का बिजनेस कश्मीर की वजह से या चिनाब वैली की वजह से चलता। ये सरकार को ये तमाम चीज़ें समझनी चाहिए कि उसका मतलब है कि महाराजा को किसने रोका था जम्मू अलग करना और कश्मीर अलग करना? वो करता ना, यहां एक अपने बेटे को बिठा देता, यहां खुद बैठ देता, हाँ, चचेरे बेटे को बिठा देता। नहीं किया ना, 4-5 महाराजा गुजर, नहीं किया। क्यों दरबार किया उसने? दरबार तो महाराजा ने लाया, शेख अब्दुल्ला नहीं लाया। क्यों किया? कि उसको मालूम है कि ये जम्मू आगे चलेगा नहीं, एक डिपेंडेंट है। कई लोगों ने, ये तो अब मैंने पार्लियामेंट में बोला तो कई लोगों को मालूम होगा, ये ज़मीन कोई बाहर वाला नहीं खरीदेगा, नौकरी बाहर वाला। ये 1927 और 1930 में महाराजा हरि सिंह ने लाया, अलग अलग कानून उसमें तरमीम की। शुरू 1925 से की, फिर दूसरी उसमें थोड़ा परिवर्तन 1925 में लाया, असली परिवर्तन 1930 में लाया। उसने कहा कि ये पंजाब वाले सारी ज़मीन ले जाएंगे यहाँ की, हैं, और हमें भिखारी बन जाएंगे, हमारी आबादी बढ़ेगी। देखो आज महाराजा कितना दूरदृष्टि वाला था। तो अगर वो बस गए यहाँ, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे कल? नौकरी अगर वो ले जाएंगे तो हमारे कहाँ जाएंगे? उन्होंने ये नहीं सोचा हिंदू मुस्लिम, स्टेट का सोचा। महाराजा को स्टेट का ही सोचना था। तो आज हम कहते हैं कि भाई बाहर वाला नहीं आया है। भाई हम हिंदुस्तान के कोने पर हैं। हम दिल्ली नहीं है कि हर गाड़ी यहाँ से जाती है, हर ट्रक यहाँ से जाता है, एक कोने से हिंदुस्तान के दूसरे कोने में तो बिजनेस चलता है। यहाँ वही आता है जो जम्मू कश्मीर के लिए आएगा, क्योंकि एक तरफ से पाकिस्तान है, दूसरी तरफ से चीन है। चाहे वो पर्यटक आएगा या और कोई आएगा, सिर्फ हमारे लिए आएगा। तो इसलिए हमको यहाँ अलग सुविधाओं की ज़रूरत है। यहाँ हमारी ज़मीन दिखने में, चाहे हम 60,000 कनाल है, 7,000 किलोमीटर है, लेकिन हमारे लिए 10वां हिस्सा भी नहीं है। ये सब पहाड़ी है। जम्मू और श्रीनगर शहर को निकाल कर सब पहाड़ हैं, या बर्फ़ है या जंगलात है। क्या बनाओगे वहाँ? तो हमारी खेती के लिए, घर के लिए, ज़मीन के लिए, बाग के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ 5% ज़मीन है। इसीलिए दिल्ली की और जम्मू की और श्रीनगर की महंगी इतनी ज़मीन है। मुझे बहुत हिंदुस्तान भर के लोग मिलते हैं कि भाई हमें बताया गया था 370 ख़त्म होगी तो आप 1 किलोमीटर ज़मीन ले लो, हम तो 1 इंच नहीं ले रहे हैं, वहाँ इतनी महंगी है। मैंने कहा गलत बताया गया था आपको, कुछ नहीं खरीद सकते हो, मैं खरीद नहीं आ सकता हूँ। मुझको कहो कि मैं खरीदूँ 1 कनाल जम्मू में, श्रीनगर में ऑफिशियल रेट पे, मैं नहीं खरीद सकता, कोई बड़ा बिजनेसमैन खरीदे। तो ये तमाम चीज़ें जो सरकार में चलाते हैं, उनको तमाम ये चीज़ें जहन में रखनी चाहिए, ये रखनी चाहिए। इसमें कोई छोटी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। छोटी पॉलिटिक्स से स्टेट को, लोगों को और जो हमारा समाज है
और स्टेट को नुकसान पहुंचता। हमें समाज को भी इकट्ठे चलाना है, स्टेट को भी चलाना है, हिंदू मुस्लिम भाईचारों को भी चलाना है, कश्मीर वालों को भी चलाना है, जम्मू वालों के भी, जम्मू के तीनों रीजन के लोगों को भी चलाना है। हम किसी को अलग करके नहीं जी सकते, अलग नहीं जी सकते, एक दूसरे पर निर्भर हैं, आर्थिक तौर पर, बिजनेस के तौर पर, सब चीज़ों के तौर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस तो अभी तमाम मैं मुद्दे के। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब का ये कहना था, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं और अपनी राय भी इस इंटरव्यू पर रख सकते हैं। राम राम।